कुमार। चलिए झारखंड के भूगोल को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड के भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल शुरू हो चुके हैं झारखंड के भूगोल के। तो जिसमें जो पहला टॉपिक था कृषि से संबंधित था, उसकी विशेषताएं, समस्याएं, समाधान वगैरह थे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कृषि प्रदेश हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो ये जान लीजिए कि झारखंड कृषि की दृष्टि से जो है एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, पिछड़ा हुआ राज्य है, क्योंकि ये जो झारखंड है आपका वो मानसून पर निर्भर है। अब मानसून पर निर्भर रहने के मामले में झारखंड ही नहीं पूरा भारत जो है विश्व के कुछ चुनिंदे देशों में ही है जहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके कारण जो यहाँ की कृषि की समृद्धि है वो पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर रहता है। ठीक है, अगर आपका वर्षा होता है अच्छा खासा तो कृषि का डेवलपमेंट अच्छा खासा होगा, नहीं होता है तो कृषि जो है उस वर्ष आपका जो है बहुत जो उसका उत्पादन है बहुत डाउन हो जाएगा, उत्पादकता डाउन हो जाएगा। अचानक होता है ये सब। पिछला साल अच्छा वर्षा हुआ, बहुत अच्छा हो गया खेती, इस साल खराब वर्षा हुआ, खेती खराब हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, क्लियर। और इसके कारण जो है भारत के कृषक, झारखंड के कृषक बहुत जल्दी ही गरीबी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कृषि से संलग्न गतिविधियों का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। इस पर कल मैंने विस्तृत चर्चा किया था। ठीक है, अगर कृषि संलग्न गतिविधियों का अच्छा खासा विकास होता तो निश्चित रूप से इतनी जल्दी जो है कृषक गरीबी के शिकार नहीं होते। यहाँ पर पशुपालन का विकास हुआ है, तो जो कृषि प्रदेश होता है और एक हुआ कृषि प्रारूप। ये दोनों जो होता है अलग अलग चीज होता है। पहला काम है इन दोनों के बीच हम लोग अंतर को समझ लेते हैं, फिर कृषि प्रदेश को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कृषि प्रारूप किसी भी क्षेत्र का कृषि किस चीज पर निर्भर करता है वहीं तक आपका सीमित है। तो किस क्षेत्र पर क्या क्या चीज पर निर्भर करेगा? जलवायु पर, मिट्टी पर, उच्चावच पर, अक्षांश पर। अक्षांश तापमान को प्रभावित करता है, क्लाइमेट को, ये दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, मिट्टी कैसा है? चट्टान से रिलेटेड मिट्टी होता है। उच्चावच कैसा है? उबड़ खाबड़ है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरह से ढाल कैसा है? तो कृषि पूरी तरह से निर्भर करता है, लेकिन कृषि प्रदेश जो है व्यापक अवधारणा है। इसको कृषि प्रारूप से, एग्रीकल्चरल क्रॉप पैटर्न से, आपको एग्रीकल्चर पैटर्न से पूरी तरह से यह अलग है, एग्रीकल्चरल रीजन। ओके, इसमें ये सारे चीज तो शामिल रहेंगे ही। ठीक है, क्या शामिल रहेंगे? कृषि प्रारूप की सारी विशेषताएं रहेंगे ही। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत चीज रहता है। ठीक है, जैसे फसल सघनता कैसी है, कौन कौन से फसल लगते हैं, फसल के प्रकार, कृषि का पूंजीकरण कैसा है, कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश वगैरह कैसा है, निवेश में भी निजी कैसा है या सरकारी है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका है कृषि श्रमिक के बारे में भी स्टडी किया जाता है, किसानों के बारे में स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर स्टडी होगा उत्पादन कैसा होता है, उत्पादकता कैसा होता है। ठीक है, साथ ही इसी में स्टडी होगा, बहुत ही व्यापक है ना कृषि प्रदेश। कृषि की समस्याओं का भी अध्ययन होगा,
कृषि में किस तरह का खाद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है, यंत्रीकरण कैसा है, सिंचाई की व्यवस्था है या नहीं, क्लियर। यानी कि बहुत सूक्ष्म लेवल पर, माइक्रो लेवल पर जो है यहाँ पर स्टडी होता है। ये जो होता है आपका बस सुपरी लेवल पर आप देख लिए, हाँ यहाँ पर ये होता है पूरा आपका। अगर झारखंड का बात किया जाए तो ओनली वन जो है आपका कृषि प्रारूप होगा, क्या होगा, हमारा झारखंड जो है धान प्रदेश से, ठीक है, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पर धान होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नीचे स्तर पर माइक्रो लेवल पर जा कर के पता किया जाता है। कुछ तो विभिन्नता होगा अलग अलग क्षेत्रों में, निश्चित रूप से है। जब चट्टान में विभिन्नता है, चट्टान से आपका मिट्टी में विभिन्नता आया, तो मिट्टी से जो है आपका, और दूसरा जो है कि जलवायु में भी आपने देखा था कि विभिन्नता है, कहीं वर्षा अधिक है, कहीं कम है, कहीं तापमान अधिक है, कहीं कम है। जब जलवायु और तापमान हर चीज़ में विभिन्नता है तो कृषि में तो विभिन्नता होगा ही, ठीक है। धान है, ठीक है, पूरे प्रदेश में जो धान है वो निश्चित रूप से एक धान प्रदेश को कहता है, ठीक है, एक ही पार्ट है, क्लियर, कि धान के रूप में है। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, कृषि प्रदेश के मामले में जो है 8 पार्ट्स हैं। उस 8 पार्ट्स के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। चलिए अब कृषि प्रदेश के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उससे पूर्व थोड़ा सा जान लीजिए उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखिए उत्पादकता जो होता है सघनता को बताता है। मान लीजिए कि आपके पास 1 हेक्टेयर खेत है, वहाँ पर आप प्रोडक्शन किए 10 kg, 1000 kg चावल मान लीजिए प्रोडक्शन किए, और दूसरे किसान के पास है 1 हेक्टेयर खेत, उसने 1200 हेक्टेयर जो है आपका प्रोडक्शन कर लिया, तो उसका जो है उत्पादन भी अधिक हुआ और उत्पादकता भी अधिक हुआ, क्लियर। यहाँ पूरी तरह से नहीं समझ में आया होगा। अब आ जाइए, आपका पास 2 हेक्टेयर खेत हैं, क्लियर, आपने 1000 kg जो है चावल का उत्पादन किया, क्लियर, और दूसरे किसान के पास 1 हेक्टेयर ही खेत है, केस उसका नहीं बदला है, और उसने जो है 1000 kg चावल का उत्पादन किया। आपने 2 हेक्टेयर में किया और उसने 1 हेक्टेयर में, तो यहाँ पे उत्पादन आपका ज़्यादा हुआ, दोनों का उत्पादन बराबर हुआ। आपने भी 1000 kg और उसने भी 1000 kg। लेकिन उत्पादकता का जब सवाल आता है तो आपने 2 हेक्टेयर में किया है तो 2 से डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि प्रति हेक्टेयर देखा जाता है उत्पादकता कि 1 हेक्टेयर में कितना हुआ, तो आपका 500 kg पर हेक्टेयर होगा और उसका 1000 kg पर हेक्टेयर होगा। तो उत्पादकता उसका ज़्यादा हुआ और जो है उत्पादकता आपका घट गया, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन में आपने उतना ही लगभग किया है। तो हमारी उत्पादकता हमारे राज्य झारखंड के साथ साथ भारत की भी उत्पादकता जो है विकसित देशों से काफ़ी कम है, ठीक है। इसलिए उन लोग कम ज़मीन में भी ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं, और जब उत्पादकता ज़्यादा होता है तो ऐसा कृषि को बोलते हैं सघन कृषि, ठीक है। उत्पादकता अगर कम होता है तो उसको विरल कृषि बोलते हैं, ज़्यादा ज़मीन में भी कम उत्पादन। झारखंड के एक मैप को बना लीजिए। ये झारखंड का मैप है, ओके। इसके अंदर जो है कृषि प्रदेश को हम लोगों को दिखाना है, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, ध्यान से केवल बस देखिए। तो सबसे पहले हम लोग चलिए शुष्क क्षेत्र से शुरू कर लेते हैं।
ये है पहला कृषि प्रदेश। सारे कृषि प्रदेशों का कैसे बंटवारा करना है उसको देख लीजिए। नंबरिंग में दे देता हूं। चार, और ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, और ये रहा 8। क्लियर? इस पर बाद में चर्चा करते हैं। पहले नाम लिख लीजिए। पहला जो है देखिए, उत्तर पूर्व कृषि प्रदेश। दो नंबर जो आपका है ये सेक्शन हजारीबाग कृषि प्रदेश या हजारीबाग गिरिडीह कोडरमा भी लिख सकते, अपना मन से नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीन नंबर राजमहल पहाड़ी यहां पर प्रमुख है, राजमहल कृषि प्रदेश। चार नंबर जो आपका आएगा इस सेक्शन उत्तर पश्चिम पूर्व, उत्तर पूर्व सीमांत कृषि प्रदेश। पांचवें नंबर पर आते हैं। चलिए फिर एक एक कर इसको स्टडी कर लिया जाएगा, ये आज का क्लास है। 5 नंबर है दामोदर वैली वाला, है ना, दामोदर घाटी कृषि प्रदेश। पांच नंबर के बाद आपका 6 नंबर जो है रांची पठार कृषि प्रदेश। 7 नंबर जो आपका है चाईबासा कृषि प्रदेश। 8 नंबर जो है स्वर्ण रेखा कृषि प्रदेश। तो ये थे आपके 8 कृषि प्रदेश के नाम। अब इस पर हम लोग एक एक कर चर्चा कर लेते हैं संक्षिप्त में। अब चर्चा में क्या होगा तो एक मैं जनरली बता देता हूँ यहाँ पर क्या होगा। पहला तो ये होगा कि किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर वर्षा वगैरह की जानकारी आप दे सकते हैं, जानकारी जो इच्छा है आप दे सकते हैं, लेकिन वर्ड लिमिट का भी तो पालन करना है ना। वहाँ वर्षा वगैरह का जानकारी आप दे सकते हैं कि कितनी वर्षा होती है और किस क्षेत्र में, और वहाँ पर कौन सा फसल होता है। अगर कुछ विशेष वहाँ पर है, विशेष प्रकार के अगर मिट्टी पाई जाती है तो मिट्टी के बारे में जानकारी दे दीजिए। और कुछ अगर विशेष समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को दे दीजिए, क्योंकि समस्या के बारे में, कृषि की विशेषता के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। और उसका अगर कुछ ज़रूरी समाधान लगता है किसी में तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर कृषि को बढ़ावा देने में किसी डैम वगैरह का योगदान है तो उस डैम का नाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। किस डैम के कारण जो है आपका कृषि डेवलपमेंट हुआ है। उसके अलावा अगर उस क्षेत्र में सब्जी वगैरह का कृषि होता है, सब्जी फल फूल इत्यादि का, ठीक है, तो उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं। तो वही सब जानकारी देना है, ठीक है। समस्या समान रूप से हर जगह सेम है, कहीं पर अगर कुछ विशेष समस्या है तो ज़रूर दीजिए, ठीक है। कहीं पर मिट्टी आपका अनुर्वर अगर है, बहुत ज़्यादा पठारी भूमि है, उच्चावच है, तो उसके बारे में हल्का सा जानकारी दे दीजिए। कौन सा फसल जो है प्रमुखता लिए हुए है
उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देना है। ठीक है, समाधान में आप सिंचाई दे सकते हैं, आधुनिक तरीकों का प्रयोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं करके। यहाँ पर देखिए जो जो जिले हैं, इस जगह कौन कौन जिला आएगा, मैप को आपको कंट्रोल करना होगा। जिला के साथ झारखंड के मैप को मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर दिन देखिए कि कौन जिला कहाँ पर है। यहाँ निश्चित रूप से यहाँ एक गढ़वा जिला है तो गढ़वा में होगा, उसी जगह साइड में पलामू है। ठीक है, पलामू होगा। लातेहार का कुछ पार्ट से ले लेगा, नॉर्थ पार्ट, क्योंकि लातेहार में जो है मैक्सिमम इस पार्ट में आ जाएगा आपका रांची वाले क्षेत्र में, तो लातेहार फिर भी रख लीजिए। ठीक है, कुछ पार्ट लोहरदग्गा का आ जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ भी जाएगा। लातेहार का हल्का फुल्का यहाँ पर जाएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ जाएगा दामोदर वैली वाले में। ठीक है, क्योंकि दामोदर का उद्गम जो है आपका लातेहार के हुट्टार में है, तो लातेहार इधर जाएगा। लोहरदग्गा का कुछ पार्ट रांची सेक्शन में आएगा, लेकिन कंप्लीट पार्ट अगर बात करें तो गढ़वा और पलामू आएगा। कुछ पार्ट आपका यहाँ पर चतरा लेगा, वेस्ट चतरा। तो कौन कौन जिला हुआ यहाँ पर, पश्चिम चतरा, लातेहार, पलामू, गढ़वा और लोहरदग्गा का पूर्वी भाग। क्लियर, ये हुआ आपका क्षेत्र जहाँ पर यह फैला हुआ है। पाठ प्रदेश इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस कृषि प्रदेश का जो आपका विशेषता है कि वर्षा यहाँ पर विषम है। क्लियर, वर्षा कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर मिलेगा, तो पाठ प्रदेश का अगर सेक्शन लेते हैं, थोड़ा सा नीचे इसको कर देते हैं, तो यहाँ पर वर्षा विषमता है। स्पष्ट रूप से इसको, इस कृषि प्रदेश के वर्षा को 3 पार्ट में हम बांट देते हैं। एक तो 175 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, उससे भी अधिक कभी कभी। दूसरा 120 से 175 सेंटीमीटर। तीसरा 120 सेंटीमीटर से भी कम। अब दिमाग लगाइए, 175 सेंटीमीटर यहाँ होगा पाठ प्रदेश में, और इसके चारों ओर का सेक्शन जो होगा 120 से 75 होगा। क्लियर, और सबसे ये जो गढ़वा पलामू का सेक्शन है, चतरा का सेक्शन है, पश्चिम चतरा का सेक्शन, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होगा। क्लियर, 120 सेंटीमीटर से कम होगा, क्योंकि वर्षा जलवायु जब पढ़ा रहे थे वहाँ पर ये सब चीज़ क्लियर कर दिए हैं। अब जब वर्षा इस ढंग का होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर उसके अनुरूप जो है आपके फसल भी प्रभावित होंगे। क्लियर, तो पहला चीज़ तो लिखना है, चाहे कोई भी जलवायु प्रदेश हो, धान जो है आपका सबसे प्रमुख फसल है। क्लियर, धान पहले स्थान पर आएगा लगभग हर जलवायु प्रदेश में, लगभग क्या सभी में आएगा। यहाँ पर जो आपका है धान, मक्का, ठीक है, मक्का भी इस जलवायु प्रदेश में होता है। उसके अलावा दलहन, तिलहन, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और स्पेशली करना है, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ धान के साथ कहीं कहीं गन्ना का भी रोपण किया जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और दलहन में जो है आपका चना और अरहर, ठीक है, चना और अरहर जो है आपका गढ़वा पलामू हुआ, इस सब सेक्शन में चना अरहर का विशेष रूप से उत्पादन होता है। अब यहाँ पे दिमाग लगाए, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ पर क्या होगा, तो धान और आपका एक गन्ना होगा, और जहाँ कम वर्षा होगा वहाँ मोटे अनाज हो सकते हैं, ज्वार बाजरा रागी। क्लियर, उसके अलावा मक्का हो सकता है, दलहन हो सकता है, तिलहन हो सकता है, ठीक है। और जहाँ मीडियम जोन है, अधिक वर्षा का जोन और कम वर्षा का जोन के बीच जो जोन है, धान तो तीनों जोन में होगा, ठीक है। जहाँ पे सिंचाई का व्यवस्था है वहाँ पर भी आपका धान संभव है, अगर वर्षा कम भी होता है तो, ठीक है। और इस कृषि प्रदेश को आप स्पष्ट रूप से 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। एक पाठ प्रदेश
और दूसरा पलामू प्रदेश, पलामू पठार। ठीक है, साउथ में पाट, नॉर्थ में पलामू। और यह क्षेत्र का अगर समस्या देखा जाए तो सूखाग्रस्त है, तो यहाँ पर मृदा प्रबंधन और जल प्रबंधन अच्छी तरह से करना होगा। अब दूसरे हम लोग कृषि प्रदेश पर आते हैं। हजारीबाग। यहाँ देखिए, सेक्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ कौन कौन जिला होगा। यहाँ होगा आपका पहला तो चतरा, पूर्वी चतरा। पश्चिमी चतरा तो इसमें चला गया, तो पूर्वी चतरा यहाँ आएगा। क्लियर, पूर्वी चतरा यहाँ आएगा, फिर हजारीबाग आएगा, कोडरमा आएगा, गिरिडीह आएगा। क्लियर, गिरिडीह आएगा, कोडरमा आएगा, हजारीबाग, पश्चिमी चतरा। इस सारा सेक्शन को जो है ये आपका लेता है हजारीबाग कृषि प्रदेश। यहाँ का जो मिट्टी का प्रकार की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर अभ्रक मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी में ही अभ्रक मिट्टी का अंश होता है। यहाँ का मिट्टी जो है चमकता है, जो उस क्षेत्र में रहते होंगे वो जानते होंगे। ठीक है, ये यहाँ का पहला विशेषता है। और अगर यहाँ का कृषि पैटर्न को देखा जाए, कृषि पैटर्न को अगर देखा जाए तो इसका सूत्र भी मैंने बना दिया है, चमड़ा। क्लियर, च से चावल प्रथम स्थान पर है, मक्का दूसरा स्थान पर है और रागी तीसरा स्थान पर है। दलहन तिलहन भी होता है। दलहन जो है कुल जितना भी क्षेत्र है इस कृषि प्रदेश का, उसका 10% भाग पर जो है दलहन का रोपण किया जाता है। इस चीज को थोड़ा सा अच्छा से याद कीजिएगा। सब्जी वगैरह भी होता है। कुछ शहरी इलाकों का विकास हुआ है, जैसे आपका कोडरमा है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, तो सब्जी की डिमांड होती है। तो शहरों के आसपास सब्जी का वेजिटेबल का जो है बेल्ट डेवलप हुआ है। ठीक है, और अगर इस क्षेत्र के समस्याओं पर बात करें तो नॉर्थ झारखंड में है मृदा प्रदन। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि नॉर्थ झारखंड और मिडिल झारखंड, नॉर्थ झारखंड सबसे अधिक मृदा प्रदन से प्रभावित है। ठीक है, मृदा प्रदन शुष्कता से भी प्रभावित हो जाता है। हालांकि वर्षा यहाँ के अपेक्षा यहाँ अच्छा होता है, लगभग 120 से 130 सेंटीमीटर वर्षा होता है, लेकिन फिर भी शुष्कता से प्रभावित यह क्षेत्र है। सिंचाई सुविधा नहीं है। क्लियर, और भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक यहाँ पर जो है विषमता पाया जाता है। उच्चावच जो है बहुत ही विषम है, जिसके कारण कृषि जो है यहाँ पर बहुत टफ हो जाता है ऐसे क्षेत्रों में। अब भूमि तो अनिर्वर है ही, अभ्रक मिट्टी होने के कारण, लाल मिट्टी होने के कारण। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे होगा, तो छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाओं को बनाना होगा। जैसे गिरिडीह और हजारीबाग में आपका जो है सिंचाई सुविधा के लिए कोनार डैम जो है निर्मित हुआ है, तो कुछ क्षेत्रों में वह सिंचाई सुविधा दे रहा है। पिछले क्लास में मैंने लिया था। ठीक है, उसके अलावा जो डीवीसी का प्रोजेक्ट है 1948 में बना है, उससे भी कुछ लाभ जो है इन जिलों के दक्षिणी पार्ट को मिल जाता है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के यहाँ के कृषक भी गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, और आधुनिक तकनीक का प्रयोग यहाँ पर भी नहीं होता है। हाँ, शहरों के आसपास कुछ सब्जियाँ और फल की हल्की फुल्की खेती हो जाती है, वहाँ पर कुछ बागान वगैरह बनाए गए हैं और आधुनिक तकनीक का प्रयोग होता है। चलिए तीसरे नंबर पर आते हैं, राजमहल कृषि प्रदेश। देखिए यहाँ पर तो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, और जब मिट्टी का पढ़ा रहा था मैं तो याद कीजिए, यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पर लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी दोनों मिलते हैं। ठीक है, लेटराइट प्लस काली मिट्टी, वर्षा जो है 120 से 130 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है,
यहाँ पर जो मुख्य क्षेत्र है, उपजाऊ तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी उपजाऊ होता है, लेकिन बहुत जो है आपका उच्चावच यहाँ पर जो विषम है और ऊंचाई के क्षेत्र में पाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो पाता। और काली मिट्टी के कई प्रॉब्लम्स भी हैं, थोड़ा सा वर्षा होता है तो बहुत चिपचिपा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ कपास का खेती करने लगेंगे किसान, क्योंकि इतना भी बड़ा इलाका में नहीं फैला हुआ है। और धान गेहूँ के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है, काली मिट्टी, जिसके कारण भी समस्याएँ आती हैं। तो यहाँ पर चावल का उत्पादन जो है लगभग 66% भाग में होता है। इसके अलावा चना का भी उत्पादन होता है। कि अगर इस कृषि प्रदेश की बात की जाए कि पहला कौन सा फसल है, तो इसमें तो जवाब आपका क्लियर है, चावल है। दूसरा जो है चना है, ठीक है। इसके अलावा एक फसली फसल, एक फसली और बहुफसली, इसका भी जिक्र आप कर सकते हैं कृषि प्रदेशों की चर्चा के दौरान। जहाँ पर पूरे वर्ष में केवल एक फसल होता है, जैसे धान हो रहा, तो उसको एक फसली जो क्षेत्र बोलते हैं, कृषि क्षेत्र। और जहाँ पर एक से अधिक फसल लिया, एक से अधिक फसल कब लिया जा सकता है, जब सिंचाई की व्यवस्था हो, ठीक है, तो इसको बहुफसली कृषि प्रदेश बोलते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है और भूमि में पर्याप्त आर्द्रता बनी हुई रहती है, तो वहाँ पर बहुफसली फसल की भी व्यवस्था होती है। सब्जी वगैरह का कृषि होता है, धान के अलावा अन्य सीजन में चना का खेती होता है, ठीक है। अगर इस क्षेत्र के आपका सिंचाई सुविधाओं के विकास की बात की जाए, तो छोटी मोटी सिंचाई सुविधाएं तो छोटी छोटी नदियों पर हैं ही, अजय गुमानी वगैरह पर, लेकिन जो बड़ी आपका प्रोजेक्ट है वो कनाडा के सहयोग से कनाडा बांध है, मासनजोर बांध जो है मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। उससे जो है कुछ क्षेत्रों में इसके सिंचाई हो जाते हैं। हालांकि विशेष लाभ जो है पश्चिम बंगाल को मिलता है। क्लियर। यहाँ एक जोड़ दीजिएगा आप लोग, नया वाला 2019 वाला पहला कृषि प्रदेश जो मैं बता रहा था, मंडल डैम उत्तरी कोयल पर, ठीक है, उत्तर कोयल का प्रवाह है यहाँ पर पाट प्रदेश से निकल करके। यहाँ मंडल डैम हो गया, यहाँ कोनार डैम हो गया, यहाँ मयूराक्षी डैम हो गया, ठीक है। तो मयूराक्षी डैम से कुछ सिंचाई हो जाती है। हालांकि बहुत सारे यहाँ पर भी आपकी समस्याएं हैं, भूमि उर्वर नहीं है, कृषि का आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं होता है, एक फसली व्यवस्था है मैक्सिमम क्षेत्र में, जिसके कारण समस्याएं देखी गई हैं। यहाँ लिख दिया है मैंने मंडल डैम, कोनार डैम और मासनजोर या कनाडा डैम। अब आइए चौथे नंबर कृषि प्रदेश पे, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि क्षेत्र। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा जिला आपका होगा, एक साहेबगंज होगा, दूसरा पाकुड़ होगा, गोड्डा का कुछ क्षेत्र जो है कवर करेगा नॉर्थ में इस जगह में, ठीक है। तो गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। यहाँ पर जो आपका है गंगा नदी का घाटी है, तो यहाँ पर दो तरह की मिट्टियाँ मिलती हैं, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ और एक नई जलोढ़ मिट्टियाँ। पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ यानी कि जहाँ बाढ़ का पानी पहले जाया करता था, उसको बांगर मिट्टी बोलते हैं। और जहाँ पर बाढ़ का पानी आज भी अभी भी जाता है वर्षा सीजन में बाढ़ आने पर, उसको कहा जाता है खादर मिट्टियाँ। खादर मिट्टियाँ में चूँकि हर साल जो है आपका नई मिट्टियों का लेयर जो है वहाँ जा कर के डिपॉजिट हो जाता है, इस कारण वह ज़्यादा उपजाऊ होता है। जिले को आप समझ ही गए कि किस किस जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। पूरा कंसेप्ट के साथ समझिए इसको, ठीक है, कि कौन जिला में होगा। इसके लिए मैप में जिला का एकदम ज़बरदस्त तरीके से जो है आपको स्टडी करना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कौन सा आपका फसल होगा, तो जलोढ़ मिट्टी है तो यहाँ धान होगा। दूसरा, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर है, छोटे बड़े नहर हैं, क्योंकि गंगा नदी किनारे हैं, तो गेहूं भी हो जाता है यहाँ पर शीतकाल में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुफसली व्यवस्था संभव है। इसके अलावा दलहन, तिलहन, रागी वगैरह भी आपका हो जाता है। मक्का भी अच्छा खासा यहाँ पर होता है, ठीक है। और मक्का किन क्षेत्रों में होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर धान और गेहूं का रोपण जो है संभव नहीं है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा, ठीक है। तो एक तो जलोढ़ मिट्टी में आप मक्का को प्रिफर नहीं कीजिए। जलोढ़ मिट्टी में जहाँ पर आपका खास करके खादर मिट्टी यानी कि हर साल जहाँ मिट्टी जमता है वहाँ पर नहीं कीजिए। बांगर को आप कीजिए।
दूसरा आपका ये हो सकता है कि है तो ये झारखंड का पार्ट, तो उबड़ खाबड़ ज़मीन होगा ही, तो जहाँ ढालयुक्त ज़मीन है और मिट्टी का लेयर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो पाया है, ठीक है, तो वहाँ धान गेहूँ अच्छी तरह से नहीं होगा, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दलहन के लिए भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध है, विशेष रूप से साहेबगंज। साहेबगंज जो आपका है अरहर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और वर्षा तो इस क्षेत्र में अच्छी खासी होती है, वर्षा वाले मानचित्र में देखिएगा जो मैंने बताया था, ठीक है, 130-40 सेंटीमीटर हो ही जाता है, 140 से भी ऊपर हो जाता है वर्षा, तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। और सिंचाई का भी व्यवस्था है, तो बहुफसली व्यवस्था हुआ, एक अच्छा कृषि प्रदेश है झारखंड का, भले ही छोटा सा क्षेत्र है, ठीक है। 1970 के बाद क्या होता है कि इस क्षेत्र में नगरीकरण में कुछ वृद्धि होती है, इससे सब्जी की मांग बढ़ती है, तो यहाँ पर सब्जियों की खेती जो है पर्याप्त मात्रा में होने लगी है 1970 के बाद से। अब विशेष रूप से आपका यहाँ पर जो मिट्टी है वो सब्जी की खेती में काफ़ी सपोर्ट करता है, फटाफट जो सब्जी जो है उत्पन्न हो जाता है और फिर बाज़ार में जाने के लायक हो जाता है, जिस ढंग से बिहार उत्तर प्रदेश में सब्जी का अच्छा मार्केट होता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी अच्छी है, तो यहाँ का मिट्टी भी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह है। चलिए अब हम लोग आते हैं, चौथा नंबर हो गया, पाँचवा नंबर दामोदर घाटी कृषि प्रदेश। ये सिंपल सा है कि आपका दामोदर नदी के दोनों ओर है, और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, लातेहार के हुट्टार से, और जामताड़ा होते हुए फिर ये बंगाल के बर्धमान आसनसोल वगैरह होते हुए आपका हावड़ा के पास मिल जाते हैं हुगली नदी में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका दामोदर के घाटी का बात होता है तो आपका याद आता है कि यहाँ पर जो है गोंडवाना चट्टान है, ठीक है। इसमें बलुई मिट्टी की प्रधानता होती है। बलुई मिट्टी के साथ क्या मिलता है, बलुई मिट्टी में क्या चीज का प्रधानता होता है, बलुई पत्थर और सैल का, ये सारा मिल करके इसको अनुपजाऊ बनाता है। बहुत ज़्यादा जो है ये मिट्टी उपजाऊ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर निम्न भूमि, कुछ क्षेत्रों में निम्न भूमि है खास करके नदियों के आसपास, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि मिट्टी का जमाव जो है रेगुलर होते रहता है, तो वहाँ पर दोमट मिट्टी जो है पाया जाता है जो थोड़ा सा उपजाऊ होता है, वहाँ पर धान के अलावा अन्य फसल भी थोड़े बहुत संभव हो जाते हैं। अगर यहाँ का विस्तार का बात किया जाए कि कहाँ कहाँ पाया जाता है ये जोन, ठीक है, तो ये जोन का सबसे जो आपका सेंटर है लातेहार का कुछ क्षेत्र हो जाएगा क्योंकि वहाँ से निकलता है, हजारीबाग का दक्षिण पार्ट, गिरिडीह का दक्षिण पार्ट, ठीक है। अगर हजारीबाग गिरिडीह लिखते हैं साउथ पार्ट जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम उसका अपना कृषि प्रदेश है, उधर मिलेगा कोडरमा के साथ। उसके अलावा आपका जामताड़ा का कुछ पार्ट, मैक्सिमम पार्ट आपका रामगढ़ का, और धनबाद और बोकारो, क्लियर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, उसके अलावा दक्षिण हजारीबाग, दक्षिण गिरिडीह और लातेहार का कुछ पार्ट, यानी कि कुछ जो है आपका पूर्वी पार्ट हो जाएगा, जामताड़ा का थोड़ा बहुत पार्ट, ये आपका आ जाएगा, जामताड़ा का दक्षिण पार्ट थोड़ा बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ का मुख्य फसल का अगर बात किया जाए तो धान होगा पहला, नो डाउट धान होगा, उसके बाद मक्का, दलहन, तिलहन, उन्नीस 1948 में यहाँ पर डीवीसी बना। खनन की गतिविधियां शुरू हुई कोयला के चलते, जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो काफ़ी तीव्रता के साथ हुआ खनन, औद्योगिकीकरण और आपका नगरीकरण, इन सारे ने मिल करके यहाँ पर डिमांड्स को बढ़ाया, क्या चीज़ का, सब्जी का, ठीक है। इसलिए कई जो है सब्जी केंद्र विकसित हुए हैं।
जैसे रामगढ़, गोला, चित्तरपुर। रामगढ़, गोला, चित्तरपुर जैसे सब्जी केंद्र विकसित हुए हैं, जो इन शहरी केंद्र सबसे ज़्यादा शहरीकृत क्षेत्र है पूरा झारखंड का। तो यहाँ पर सब्जी की तो आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो यही कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर सब्जी के लिए आपका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दामोदर कृषि प्रदेश हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं रांची कृषि प्रदेश पर। 6 नंबर, रांची पठार है। रांची कृषि प्रदेश पठारी क्षेत्र है और यह पाट प्रदेश और हजारीबाग पठार का ही आपका एक अगला पार्ट है। ठीक है, 3 अलग अलग जो उत्थान हुआ था। तो कभी कभी इस क्षेत्र को, रांची पठार को, कुछ पार्ट जो है आपका ऊपर चला गया है हजारीबाग सेक्शन में, तो कभी कभी इस पार्ट को कहा जाता है उत्थित संप्राय मैदान वाला क्षेत्र भी। ठीक है, क्योंकि ये रांची का पठार जो है वास्तव में उत्थान हुआ है। ये एक समय था जब ये ऊंचा था। ठीक है, गोंडवाना लैंड का जब पार्ट था, धीरे धीरे अपर्दनकारी शक्तियों के द्वारा, नदी हवा के द्वारा ये प्लेन हो चुका था। लेकिन जब हिमालय का उत्थान हुआ तो इसका भी उत्थान हुआ। इसके कारण इसे उत्थित संप्राय मैदान भी कहा जाता है, पेनीप्लेन। ठीक है, अगर यहाँ की वर्षा की बात की जाए तो वर्षा अच्छा खासा होता है, 130 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। यहाँ की भूमि जो है 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं। एक दोन भूमि, दूसरा टाण भूमि। ये आपका धान के लिए प्रसिद्ध है, क्लियर। और ये जो है दलहन, तिलहन, रागी, फल, सब्जी। पिछले क्लास में मैं टांड भूमि के बारे में 3 पार्ट और दोन भूमि के बारे में 3 पार्ट बता चुका था, जो लाल मिट्टी के क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ तो स्पेशली लाल मिट्टी ही होगा। ठीक है, और इसका अगर विस्तार देखा जाए तो रांची, खूंटी, ठीक है, लोहरदगा का कुछ पार्ट, उसके अलावा सिमडेगा, गुमला, इन सारे क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो लाल मिट्टी है उसके कारण यहाँ पर उपजाऊ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी धान वगैरह अच्छा खासा हो जाता है। और सब्जी के लिए यह क्षेत्र जो है काफ़ी डेवलप हो रहा है, क्योंकि रांची जब से 2000 ईस्वी के बाद से जब से राजधानी बना है, तो एक तो जनसंख्या में वृद्धि हुई और डिमांड में भी वृद्धि हुई है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, खनन गतिविधियां भी कई क्षेत्रों में संचालित होती हैं, जिसके कारण सब्जी का डिमांड बढ़ा है और कई सब्जी केंद्रों का विकास इस कृषि प्रदेश में हुआ है। बुंडू, बेड़ो, पिठोरिया, ठाकुरगांव, चुटिया, रांची का मोहल्ला है, वहाँ भी सब्जी के लिए प्रसिद्ध है। रांची जो है बहुत तीव्रता से विस्तार कर रहा है, जिसके कारण डिमांड बढ़ रहे हैं और अच्छे खासे मूल्य जो है सब्जियों के मिल जाते हैं। यही कारण है कि धान और दलहन में मुख्य रूप से यहाँ पर भी अरहर है। ठीक है, जैसे साहिबगंज में अरहर था, तो यहाँ पर धान, दलहन में आपका अरहर हुआ, तिलहन वगैरह हुआ, तो सारे का कीमत जो है अच्छा मिल जाता है। रांची जैसा बाजार है, जिसके कारण किसान को जो है काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो सिंचाई की व्यवस्था कर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं और अपने खेत की उत्पादकता को बढ़ाने की प्रयास निरंतर करते रहते हैं। इसका लाभ जो है इस कृषि प्रदेश को मिला है, खास करके रांची के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, काफ़ी डेवलप पूरा हो चुका है कृषि की दृष्टि से। हालांकि अगर गुमला सिमडेगा क्षेत्र को देखा जाए तो जो पहले समस्याएं थी वर्तमान में भी लगभग वही बनी हुई है। अब हम लोग आते हैं इस पट्टी पर, इस पट्टी पे 7 नंबर, चाईबासा कृषि प्रदेश।
जब मैं ये सेक्शन को मिट्टी में पढ़ा रहा था तो याद कीजिए मैंने बताया था आपको कि लाल मिट्टी के अंतर्गत है कुछ पार्ट्स हैं। यहाँ पर इसका साउथ में खनिज से परिपूर्ण जो है मिट्टी पाया जाता है, और जबकि मध्य कोल्हान क्षेत्र और उत्तर कोल्हान क्षेत्र में जो है आपका विविध गुणों वाले मिट्टी पाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर मिट्टी का मैंने उस समय भी बताया था, कृषि से ज़्यादा यहाँ पर जो है पशुपालन के लिए यह क्षेत्र ज़्यादा जो है आपका उपयुक्त है। और चाईबासा का जो मैदान है वहाँ पर दोमट मिट्टी, गहरी मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर कृषि संभव है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में पशुपालन ही बेहतर है। अगर इसका विस्तार का बात किया जाए तो एक तो पश्चिम सिंहभूम जिला हो ही जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा आपका सरायकेला का पश्चिमी भाग, ठीक है, पश्चिम सरायकेला, क्योंकि पूर्वी भाग जो है इस स्वर्ण रेखा वाले में, जमशेदपुर वाले में चला जाएगा। यहाँ पर चावल, मक्का, चना का खेती विशेष रूप से होता है, बाकी खेती होते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जी का खेती जो है आपका इसमें चाईबासा के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी होने लगे हैं। इसका कारण है जमशेदपुर समीप है, ठीक है। जमशेदपुर का डिमांड जो है सिर्फ पूर्वी सिंहभूम से पूरा नहीं हो पाता है, उसके लिए पश्चिम सिंहभूम के क्षेत्रों में भी जो सब्जी का उत्पादन होता है वह भी जमशेदपुर को निर्यात किया जाता है, माने भेजा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका चाईबासा का कृषि प्रदेश। चिकनी मिट्टी पाया जाता है चाईबासा के क्षेत्र में, मैदान में। अब बाकी जो क्षेत्र है विविध गुणों वाले हैं या खनिज वाले हैं, ठीक है, जो कृषि की दृष्टि से बहुत उपयुक्त नहीं है, ये आपका पशुपालन की दृष्टि से उपयुक्त है। यहाँ पर जो आपका एक कोयल कारो का परियोजना था वो अभी बस प्रगति पर ही है, काफ़ी विरोध हो रहा है स्थानीय जनता के द्वारा, जनजातियों के द्वारा और पर्यावरण विदों के द्वारा भी, ठीक है। वो पूरा होने से कुछ लाभ मिलता, लेकिन शायद उससे ज़्यादा लग रहा है वहाँ के लोगों को कि उससे ज़्यादा हानि होगी, जितना लाभ नहीं मिलेगा। चलिए लास्ट कृषि प्रदेश को करते हैं। और ये लास्ट कृषि प्रदेश है स्वर्ण रेखा। यहाँ पर जमशेदपुर जैसा शहर जो है आपका बसा हुआ है, एक काफ़ी बड़ा शहर है, ठीक है, जिसके कारण आप एक सिंपल ही अंदाज लगा सकते हैं कि सब्जी की खेती इस क्षेत्र में काफ़ी होती होगी। और अगर इसका विस्तार का बात किया जाए इस कृषि क्षेत्र का, तो इसका विस्तार जो है आपका जमशेदपुर यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिला के अलावा सरायकेला का पूर्वी भाग में है। पूर्वी सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम में, यहाँ पश्चिमी सिंहभूम और पश्चिमी सरायकेला, क्लियर, याद हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी यहाँ से गुजरती है, ठीक है, इस सेक्शन से स्वर्ण रेखा। यहाँ बहरागोड़ा है, बहरागोड़ा के पास जो है स्वर्ण रेखा नदी का घाटी काफ़ी चौड़ा हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण जब भी वहाँ पर पानी का स्तर बढ़ता है तो नई मिट्टियाँ जो है आसपास के क्षेत्रों में छोड़ी जाती हैं हर साल, जिसके कारण थोड़ा बहुत जलोढ़ मिट्टी का भी क्षेत्र जो है विकसित हुआ है। तो यहाँ पर भी धान का खेती तो प्रथम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1907 में जब से टिस्को की स्थापना हुई उसके बाद से यहाँ पर सब्जी का खेती जो है पूरे क्षेत्र में काफ़ी बढ़ा है। खास करके चांडिल, पटमदा इत्यादि क्षेत्र में जो है सब्जी के जो आपके केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, वहाँ के गाँवों में सब्जी का उत्पादन किया जाता है और जमशेदपुर शहर को भेजा जाता है, ठीक है। और समस्याएं और समाधान जो है जो पहले वाले क्लास में पढ़ाया गया था लगभग वही होगा, जहाँ ज़रूरत होगा उसको इनपुट कर दीजिएगा। तो इस ढंग से आज का जो है कृषि क्लास जो है समाप्त होता है, कृषि प्रदेश, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझिएगा तो आराम से लिख लीजिएगा। अब मैप को ज़रूर बनाना है, ठीक है। ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, कोई एस्से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और आंसर लिखने के दौरान अपने प्रेजेंटेशन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, अन्यथा सारा लिखना जो है आपका बेकार हो जाएगा। कॉपी आपके परीक्षक चेक करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी मार्क्स मिलेगा। परीक्षक कॉपी पर अगर नहीं रुकते हैं, नहीं चेक करते हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितना अच्छा लिखना है
लिख दीजिए, जितना कंटेंट डालना है डाल दीजिए, ठीक है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अब जो है झारखंड में सिंचाई व्यवस्था और सूखा, झारखंड में सूखा और सिंचाई व्यवस्था पर क्लास होगा। उसके बाद हम लोग खनिज इंडस्ट्री वगैरह करके ख़त्म करेंगे ज्योग्राफी को। क्लियर? तो इस ढंग से आज का क्लास समाप्त होता है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।